बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अच्छा, हमारी आज की डिस्कशन के अंदर हम जीआईटी के कुछ डिसऑर्डर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। बेटा देखो, वैसे तो जीआईटी के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। उनमें से कुछ चंद आप लोगों की बुक के अंदर डिस्कस किए गए हैं। तो ये जितने भी आप डिसऑर्डर्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे आप लोगों की बुक के अंदर डिस्कस किए गए। मैं कोशिश करता हूँ इनमें से कुछ के ऊपर हम आज डिस्कस करते हैं और कुछ के ऊपर इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमारे पास जो सबसे पहला डिसऑर्डर है वो डिसऑर्डर है डायरिया। हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, हम एक सिनेरियो बनाते हैं और फिर उसकी थ्योरी पे आते हैं। बेटा देखो, ये हमारे पास क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, सही है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन की लेयर है, उसकी आउटर लेयर एपिथेलियम है। और आपको पता है ये एपिथेलियम एक अदद सेलों की बनी हुई थी जिसे हम एपिथेलियल सेल कहते हैं, सही। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास है एपिथेलियल सेल। और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, तो इसके अंदर यहाँ पे फीकल मटेरियल मौजूद होगा। जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, डेड म्यूकोजल सेल, कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट, वो सारी चीजें यहाँ पे मौजूद होंगी, जो कि मैंने आपको एनएस एनिजेशन के टॉपिक में समझाई। और ये हमारे पास एक फाइनल ओपनिंग है जिसे हम एनएस कहते हैं। और मैंने बताया था कि यहाँ पे दो स्फिंक्टर, दो वाल लगे हुए होते हैं, एक इंटरनल साइड पे और दूसरा एक्सटर्नल साइड पे, जो कि ब्रेन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है कि जब ब्रेन सिग्नल देता है तो ये स्फिंक्टर खुलते हैं और ये फीसिस यहाँ से आसानी से पास आउट हो जाते हैं, ठीक है, अपनी ट्रू फॉर्म के अंदर। लेकिन बाज औकात क्या होता है कि कभी कभी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से, या कभी कभी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से, या कभी कभी प्रोटोजोआन के इन्फेक्शन की वजह से, अब ये जो वायरस, ये जो बैक्टीरिया, ये प्रोटोजोआन है, ये क्या करते हैं, ये होते हैं इंट्रासेल्युलर पैरासाइट, यानी इस सेल के अंदर आके अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ साइकिल को स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, जब ये इस सेल के अंदर आते हैं तो ये क्या करते हैं, इन सेलों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ छेड़खानी करते हैं। तो नतीजे में क्या होता है कि यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ आयंस निकल के इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में आ जाते हैं, सही है बच्चा। ये देखो, ये आयंस निकल के कहाँ पे आ रहे हैं, ल्यूमेन के अंदर आ रहे हैं। और आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पे जितने भी आयंस आएंगे तो आयंस एक सोल्यूट पार्टिकल है, ठीक है। आयंस को हम सोल्यूट की कैटेगरी में रखते हैं। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जहां पे भी सोल्यूट ज्यादा होगा ना, वहां पे सॉल्वेंट खींचा चलाएगा। सॉल्वेंट अब आपके पास कौन सा है, सॉल्वेंट पानी है हमारे पास, और जो सोल्यूट है वो हमारे पास आयंस हैं। इन बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआन की वजह से क्या हुआ कि इन सेलों की परमिएबिलिटी हो गई चेंज। तो आइंस ने क्या किया, सेलों से मूव करना स्टार्ट किया, कहां पे, टूवर्ड्स दी इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। अब जब आइंस यहां पे आना शुरू हो गए तो नतीजे में क्या होगा कि यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और मैंने आपको यही बताया कि जब आप सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके पीछे खींचे चले आएंगे। तो ये देखो, ये पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे खींचे चले आएंगे। तो अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि अगर वाटर के मॉलिक्यूल इस ट्रू फॉर्म वाले फीकल मटेरियल के साथ मिक्स हो जाएंगे तो क्या इनकी ट्रू फॉर्म बरकरार रहेगी? तो भाई नहीं, इनकी शेप ट्रू फॉर्म से क्या हो जाएगी, वाटरी हो जाएगी। और जब ये फीकल मटेरियल वाटरी हो जाएगा तो इसकी इस एनस से, इस एनल ओपनिंग से जो मूवमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो जब फीकल मटेरियल की इस ओपनिंग से, इस एनस से मूवमेंट फास्ट हो जाती है तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, डायरिया कहा जाता है। काश मैंने आपको बता दिया, मैकेनिज्म भी मैंने आपको बता दिया कि बैक्टीरिया, वायरस की वजह से होता है। अच्छा, अब आपको पता है कि कभी कभी डायरिया के अंदर अगर सीवियर टाइप का डायरिया हो तो इंसान की डेथ हो जाती है। वो डेथ क्यों हो जाती है? क्योंकि बेटा यहाँ से जो आयंस निकलते हैं वो एसेंशियल आयन होते हैं। मान लो कि हमारे पास बाइकार्बोनेट के आयन है। अब ये जो बाइकार्बोनेट के आयन है ये पीएच को मेंटेन करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आपको पता है कि अगर आपकी बॉडी की पीएच डिस्टर्ब होगी तो आपकी बॉडी के ना तो एंजाइम्स काम करेंगे, ना तो हार्मोन्स, कुछ भी काम नहीं करेगा। अच्छा, उसके अलावा सोडियम के आयंस होते हैं, उसके अलावा पोटाशियम के आयंस होते हैं। और आप सब लोगों को पता है कि सोडियम और पोटाशियम के आयंस ब्रेन की एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट के अंदर जब आयंस का या वाटर का लॉस हो जाता है तो इस शख्स की डेथ भी हो सकती है, सही है बच्चा। तो डायरिया के बारे में आपकी किताब क्या लिखती है कि जो फीकल मटेरियल की रैपिड मूवमेंट हो जाती है थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन, थ्रू द इंटेस्टाइन, तो इस कंडीशन को डायरिया कहा जाता है। काश मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कुछ वायरस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, वो इस इंटेस्टाइन के ऊपर आके हमला करते हैं, उसकी लेयर के ऊपर, और इंटेस्टाइन को इन्फ्लेम कर देते हैं, खराब कर देते हैं, जिसे साइंटिफिकली क्या कहा जाता है, एंट्राइटिस कहा जाता है। अच्छा, उसके अलावा मैंने कहा कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है वो हमारे पास कोलरा है। जब आप बैक्टीरिया की शेप पढ़ते हो तो वहां पे एक शेप है विब्रियो कोलरा। तो ये सी
शेप से बिलोंग करने वाला एक बैक्टीरिया है जो कि डायरिया काज करवाता है। कैसे काज करवाता है, मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को समझा दिया। अच्छा, मैंने आप लोगों से क्या कहा कि डायरिया के अंदर एक्सट्रीम क्वांटिटीज के अंदर बाइकार्बोनेट आयंस लॉस हो जाते हैं, और मैंने आपको बता दिया कि बाइकार्बोनेट्स आर वेरी एसेंशियल टू मेंटेन द पीएच। पीएच को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब यहाँ से सोडियम के आयन भी रिमूव हो जाते हैं, वाटर भी एक्सेसिव अमाउंट में रिमूव हो जाता है, तो नतीजे में जो है पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सही है बच्चा। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई हमारे पास इन्फ्लामेशन भी नहीं है और कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी डायरिया है, तो इस टाइप के डायरिया को कहा जाता है साइकोलॉजिकल डायरिया, जो कि नर्वस टेंशन की वजह से होता है। बेटा देखो, ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है ना, अब इस लार्ज इंटेस्टाइन की जो वाल है वो मसल्स की बनी हुई है, और आपको पता है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक रिदमिक पैटर्न के अंदर होती है। हमने कहा था कि जीआईटी की पूरी वाल कॉन्ट्रैक्ट भी होती है, रिलैक्स भी होती है, जिसकी मदद से ये फीकल मटेरियल अपने हिसाब से आगे आ रहा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जब नर्वस टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, कोई परेशानी हमें होती है, तो ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करता, और जो नर्व इंपल्स है, जो मैसेज आ रहा है, वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। जब फास्ट हो जाता है तो इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है, इसकी वाल की जो मूवमेंट है, वो भी फास्ट हो जाती है। जब फास्ट हो जाती है तो फीकल मटेरियल की मूवमेंट भी क्या हो जाती है, फास्ट। तो इस कंडीशन को भी क्या कहा जाता है, डायरिया। और इस टाइप के डायरिया को क्या कहा जाता है, साइकोजेनिक डायरिया कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि इसका अच्छा खासा कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों के पास आ गया होगा। आप लोगों के लिए इतना बहुत है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है वो है डायसेंट्री। अच्छा, अब डायरिया और डायसेंट्री के अंदर कोई फर्क नहीं है। मैंने आपको बताया कि डायरिया के अंदर फीकल जो मटेरियल था उसकी रैपिड मूवमेंट थी, और डायसेंट्री के अंदर भी यही होता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा फर्क है कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया या वायरस जो आके अटैक करता है, जो प्रोटोजोआन जो यहाँ पे आके अटैक करता है, वो इस बार इस सेल को ना तो सिर्फ इसकी परमिएबिलिटी को चेंज करेगा, बल्कि इस सेल को डैमेज भी करेगा, इसकी लेयर को भी क्या करेगा, डैमेज करेगा। अब इसकी लेयर जब डैमेज होगी तो अंडरस्टूड बात है, यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो वो ब्लीडिंग यहाँ पे जो फीकल मटेरियल मौजूद है उसके साथ मिक्स हो जाएगी, जो वाटरी मटेरियल होगा उसके साथ मिक्स हो जाएगी। अब जब ये सेल यहाँ से रप्चर होगा, ये मेम्ब्रेन यहाँ से जब रप्चर होगी, ये लेयर यहाँ से रप्चर होगी, तो जाहिर सी बात है जितना भी पानी है वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा, आयंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ जाएंगे, और नतीजे में ब्लीडिंग भी होगी क्योंकि इसने आके इसको लेयर को डैमेज दिया है। तो ये जो फीकल मटेरियल है ये सारा वाटरी बन जाएगा, लेकिन वाटरी के साथ साथ इसके अंदर ब्लड भी मिक्स होगा क्योंकि यहाँ पे डैमेज हुआ है। तो इस टाइप की कंडीशन को क्या कहा जाता है, डायसेंट्री कहा जाता है। तो यानी कि जब सिर्फ फीकल मटेरियल की मूवमेंट फास्ट हो जाए तो डायरिया, और उसी फीकल मटेरियल के साथ जब वाटर के साथ, इसके फीकल मटेरियल के साथ जब ब्लड भी पास आउट होने लगे, तो उस कंडीशन को फिर हम किसका नाम देते हैं, उस कंडीशन को हम नाम देते हैं डायसेंट्री का। तो बेटा देखो क्या लिखा हुआ है, एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसमें डायरिया तो होता ही होता है, लेकिन डायरिया के साथ ब्लड और म्यूकस भी क्या होता है, पास आउट होता है। कहां से, फीसिस से, या जिसका दूसरा नाम हमने क्या रखा था, स्टूल रखा था। अच्छा, ये मोस्टली जो बैसिलरी बेसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से होता है या अमीबा की वजह से होता है। देखो, हम जब पानी को पीते हैं तो पानी के अंदर एंट एमोबा हिस्टोलाइटिका रहता है। ये एंट एमोबा हिस्टोलाइटिका ये पानी में रहने वाला एक प्रोटोजोआन है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन के वाल के ऊपर हमला करता है, और उसकी वजह से फिर क्या हो जाती है, डायसेंट्री। अच्छा, ये एक और ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी होता है, वो भी प्रोटोजोआन है, उसका नाम है जियार्डिया। ठीक है, जियार्डिया की वजह से भी डायसेंट्री होती है, और जब जियार्डिया की वजह से डायसेंट्री हो तो उसे कहा जाता है जियार्डियसिस। आखिर में आपको सिर्फ SIS लगा देना है, और इसकी वजह से भी क्या होती है, डायसेंट्री। खैर छोड़ो, आप लोग सिर्फ इतना याद रखो तो समझो कि ये भी बड़ी गनीमत है। अच्छा, उसके बाद है कॉन्स्टिपेशन। अब ये कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल इस डायसेंट्री का या डायरिया का क्या है, अपोजिट है। हम एक सिनेरियो बनाते हैं, ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है और यहाँ पे फीकल मटेरियल मौजूद है। मैंने आपको बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, साल्ट को, आइंस को, मिनरल्स को, वाइटामिन को रीअब्जॉर्ब करवाना, पानी को रीअब्जॉर्ब करवाना, ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है। अब होता ये कि वो लोग जिनके अंदर इर्रेगुलर हैबिट होती है बॉवेल्स की, यानी कि फीलिंग आ रही है, ब्रेन जो है सिग्नल दे रहा है कि अब आपको डिफिकेट करना है, डिफिकेट होना है, लेकिन आप फीसिस को पास आउट नहीं कर रहे, तो ये फीसिस जितनी देर यहाँ रहेंगे उतनी देर तक यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब होता रहेगा, और जब आप इन फीकल मटेरियल से वाटर को रीअब्जॉर्ब कर दोगे तो ये अपनी ट्रू फॉर्म में नहीं रहेंगे, अब ये हार्ड भी हो जाएंगे और अब ये ड्राई भी हो जाएंगे। तो जब फीकल मटेरियल हार्ड और ड्राई हो जाते हैं तो ये बॉडी से आसानी से पास आउट नहीं होते, एनल ओपनिंग से आसानी से पास आउट नहीं होते,
क्योंकि आप लोग तो देख रहे थे कि हम जो भी मटेरियल आगे ला रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो हम म्यूकस की मदद ले रहे थे, हम पानी की मदद ले रहे थे ताकि वो लुब्रिकेट हो और मूवमेंट आसानी से हो। लेकिन आपने क्या किया, इर्रेगुलर बायोल हैबिट्स की वजह से अब ये इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादा देर तक रहेगा, और जितनी देर तक रहेगा तो यहाँ से वाटर वगैरह वो सारा रीअब्जॉर्ब होता रहेगा, तो ये नतीजे में हार्ड भी हो जाएंगे, ड्राई भी हो जाएंगे और आपकी बॉडी से आसानी से पास आउट नहीं होंगे। और इस कंडीशन को कहा जाता है कॉन्स्टिपेशन, जिसे सिंधी उर्दू में आप कब्जी भी कहते हो। सही है बच्चा? अच्छा, तो यहाँ पे कहता है कॉन्स्टिपेशन मींस स्लो मूवमेंट ऑफ फीकल मटेरियल थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन। डायरिया का बिल्कुल अपोजिट है, इसमें स्लो हो रही थी, डायरिया में लार्ज होती है। और रीजन मैंने आपको बता दिया, द मेन कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन इज द इर्रेगुलर बॉवल हैबिट्स। यानी कि आप नॉर्मल डिफिकेशन रिफ्लेक्सेस जो आ रहे हैं, जो सिग्नल आ रहे हैं, आप उसकी इनहिबिशन कर रहे हो, आप उसको रोक रहे हो, तो नतीजे में मैंने आपको बता दिया जब रोकोगे तो क्या होगा, वाटर यहाँ से सारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और आप कॉन्स्टिपेशन के क्या हो जाओगे, शिकार हो जाओगे। अच्छा, ये कहता है कि होता ये है कि इर्रेगुलर बाउल हैबिट्स की वजह से जो फीकल मटेरियल है वो कोलोन के अंदर, आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वहां पे ज्यादा देर तक रहेगा, तो वहां से जितना भी फ्लूइड होता है वो सारा का सारा रीअब्जॉर्ब या एब्जॉर्ब हो जाता है। नतीजे में जो फीकल मटेरियल है वो हार्ड और ड्राई हो जाता है और बॉडी से पास आउट नहीं होता, और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। अच्छा, अब इस कॉन्स्टिपेशन के नतीजे में हमारे पास जो अगला डिसऑर्डर आएगा वो पाइल्स का आएगा। आज ये हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है पाइल्स, जिसे हम उर्दू में बवासीर भी कहते हैं। अच्छा देखो, ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है, अब यहाँ पे जो फीकल मटेरियल पड़ा हुआ है, ये जो भी फीकल मटेरियल पड़ा हुआ है, अब ये हमारे पास हार्ड है, ये हमारे पास क्या हो चुका है, ड्राई हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम इस फीकल मटेरियल को निकालने के लिए यहाँ पे थोड़ी फोर्स, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं। जब हम इस फीकल मटेरियल को इस ड्राई फॉर्म में या हार्ड फॉर्म में निकालने के लिए फोर्स या प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो कुछ हमारी जो वीन्स हैं वो अंदर की साइड पे लगी हुई होती हैं, बिल्कुल उन्हें कहा जाता है इंटरनल वीन्स, ठीक है, और कुछ लगी हुई होती है बिल्कुल एनएस की सराउंडिंग में। अब ये जो एनएस हमारी जो फाइनल ओपनिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, कुछ वीन्स लगी हुई होती है यहाँ पे। तो जब हम क्या करते हैं, प्रेशर के साथ इस फीकल मटेरियल को जब बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो इन वीन के ऊपर प्रेशर पड़ता है और ये वीन डायलेट हो जाती है। जब ये वीन डायलेट हो जाती हैं, तो इन डायलेटेड वीन के लिए साइंस जो लफ्ज इस्तेमाल करती है वो पाइल्स का लफ्ज इस्तेमाल करती है, वो हेमराइड्स का लफ्ज इस्तेमाल करती है। तो देखो, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हम किसके शिकार बन गए, हम पाइल्स के शिकार बन गए। और पाइल्स मैंने आप लोगों को बताया ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसकी कोई रेमेडी नहीं है। आप भले ट्रीटमेंट लेते रहो, इलाज करवाते रहो, आप फेक्सुलिन लो, लेक्सिब्रॉन लो, ये सारी लग्जेटिव परगेटिव दवाएं होती हैं जो कि फीकल मटेरियल को आसानी से पास आउट करती हैं, लेकिन फिर भी इसका एक ही इलाज है, वो इलाज है सिर्फ और सिर्फ सर्जरी। बस आप इसकी सर्जरी करवाएं, फिर आप कि इससे जान छूटेगी, उसके अलावा बाकी और कोई तरीका और कोई हल नहीं है। तो बहरहाल ये कहता है कि जो वीन्स अंदर की तरफ डायलेट होंगी उनको कहा जाएगा इंटरनल पाइल्स, और जो वीन्स बाहर की तरफ डायलेट होंगी उनको कहा जाएगा एक्सटर्नल पाइल्स। तो पाइल्स इंटरनल भी हो सकती हैं, पाइल्स एक्सटर्नल भी, ये कोई आम दूसरी चीज नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये आप ही की वीन्स हैं जो कि इस फीकल मटेरियल के प्रेशर से बाहर निकलने की वजह से जो कि वीन डायलेट हो गई हैं। बाज औकात तो ऐसा होता है ये वीन फट भी जाती हैं, रप्चर भी हो जाती हैं, तो वहां से ब्लीडिंग वगैरह भी होती रहती है, तो बड़ी इसमें प्रॉब्लम होती है, ना बंदा कहीं बैठ सकता है, ना नमाज पढ़ सकता है, तो काफी प्रॉब्लम्स इसके अंदर क्रिएट होती हैं। तो ये कहता है कि पाइल्स का हम दूसरा नाम हेमरॉइड्स भी रखते हैं, मैंने आपको स्टार्ट के अंदर भी बता दिया। मैंने कहा कि पाइल्स जो एक्चुअली हैं ये हैं डायलेटेड वीन्स, और मैंने कहा कि ये जो हेमरॉइड्स होती हैं ये एक्सटर्नल भी हो सकती हैं और ये इंटरनल भी हो सकती हैं। जो एक्सटर्नल पाइल्स होती हैं उनके ऊपर एक स्किन की कवरिंग होती है, और जो इंटरनल पाइल्स होती हैं वो एनल म्यूकोजा, मींस के जो एनस की म्यूकोजा है, जो लेयर है, उसके बिल्कुल नीचे रखी हुई होती हैं। और मैंने आपको बताया कि ये एक्सटेंड डायलेट सिर्फ तब होती हैं जब हम फोर्सफुली क्या करते हैं, फीकल मटेरियल को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये कहता है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द पाइल इज द कॉन्स्टिपेशन। देखो, इर्रेगुलर हैबिट से हम बने कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट, और कॉन्स्टिपेशन से बने हम किसके पेशेंट, पाइल्स के। तो भाई ये इर्रेगुलर जो हैबिट जिसके अंदर है वो ये हैबिट निकाल दे, वरना फिर इस चीजों के लिए वो तैयार रहे। तो इट कैन बी ओवरकम बाय द रेगुलर हैबिट्स ऑफ द डिफिकेशन। आपको जो डिफिकेशन वाले रिफ्लेक्सेस हैं उसकी रेगुलर हैबिट्स करनी पड़ेगी, या फाइबर डाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप फाइबर लेते हो तो वो फाइबर हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट तो नहीं होते, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आके यहाँ पे रुक जाते हैं। अब आपको पता है कि ये जितने भी फाइबर्स हैं ये हैं सोल्यूट, और सोल्यूट के पीछे कौन खींचा चला आता है, सोल्यूट के पीछे खींचा चला आता है सॉल्वेंट। अब ये जो सोल्यूट है ना, ये सोल्यूट और सॉल्वेंट की कहानी है लैला मजनू वाली, ठीक है। तो सोल्यूट जो है वो आपकी लैला है और जो सॉल्वेंट है वो आपका मजनू है।
जहां लैला जाएगी वहां मजनू जाएगा। तो सेम ये भी यही कहानी है कि यहाँ पे सॉल्यूट है तो इसके पीछे कौन खींचा चलाएगा, सॉल्वेंट। तो जब सॉल्वेंट खींचा चलाएगा तो पानी की कंसंट्रेशन यहाँ पे थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, तो ये जो हार्ड और ड्राई फिकल मटेरियल है ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा वाटरी हो जाएगा। तो इस चीज के जरिए आप कॉन्स्टिपेशन से भी बच सकते हो और पाइल से भी आप क्या कर सकते हो, बच सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आज का ये जितना भी टॉपिक है ये आप लोगों को समझ आया होगा। तो ये चारों टॉपिक हमने आज की क्लास के अंदर डिस्कस किए हैं, आप इसको समझें, अच्छे तरीके से पढ़ें, और जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।